हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं राजद्रोह कानून पर रोक। इस एपिसोड में हम यह देखेंगे यह चर्चा में क्यों है। आगे हम देखेंगे कि राजद्रोह कानून क्या है और राजद्रोह तथा देशद्रोह के बीच अंतर क्या है। जैसे कि हमारे देश में सामान्यतः लोग राजद्रोह और देशद्रोह को एक ही समझते हैं, तो इसमें हम अंतर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत में राजद्रोह कानून का सफर कैसा रहा, आंकड़ों के आईने में राजद्रोह कानून को हम देखेंगे और फिर हम यह देखेंगे कि राजद्रोह कानून के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। फिर हम उससे निकालेंगे कि आगे की राह क्या है और साथ ही हम यह देखेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे उठ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आगे आते हैं और देख रहे हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देश के अनुसार जब तक सरकार राजद्रोह कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक इस कानून के अंतर्गत कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और न ही जांच होगी। जो मामले लंबित हैं उनमें कोई सजा नहीं होगी। जो लोग पहले से राजद्रोह कानून के अंतर्गत जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अगला आदेश न दे दे। अब हम देखते हैं कि आखिर किस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा। तो हम उस याचिका के संबंध में जान लेते हैं। तो दोस्तों, 2011 में मेजर जनरल एस.जी. बोम्बट-केरे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, द्वारा राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। वैधता का आधार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाया गया, जो कि एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों, मौलिक अधिकार के संबंध में आप इसी सीरीज के एपिसोड 1 को देख सकते हैं, जिसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का उल्लेख किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून अभिव्यक्ति के अधिकार में बिना कारण बाधा उत्पन्न करता है और गहरा प्रभाव डालता है। इस चीज को हम आंकड़ों के आईने में समझेंगे कि यह अभिव्यक्ति के अधिकार में बाधा कैसे डालता है तथा यह गहरा प्रभाव कैसे छोड़ता है। साथ ही देखिए, इस याचिका की सुनवाई करते हुए सभी अहम निर्देश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने दिए हैं। अब हम देखते हैं कि राजद्रोह कानून क्या है। तो आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर लिखित या मौखिक रूप से या अन्य किसी जाहिर तरीके से, यहाँ किसी अन्य जाहिर तरीके से मतलब है दृश्य रूप में, जैसे फिल्म वगैरह के माध्यम से या पोस्टर पेंटिंग के माध्यम से या फिर अन्य किसी सांकेतिक माध्यम से भी, ध्यान दीजिएगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या फिर अवमानना की स्थिति पैदा करता है तो उसे राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। दोस्तों, इस कानून के अंतर्गत स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि सरकार के विरुद्ध, विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध, यहाँ देश की चर्चा कहीं नहीं की गई है, लेकिन सरकार अपने बचाव में हमेशा इसे देशद्रोह कहती है। अक्सर सामान्यतः लोग सरकार द्वारा इस प्रचार के कारण इसे राजद्रोह को देशद्रोह ही कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें अंतर समझ लेते हैं। राजद्रोह वह है जो सरकार के विरुद्ध किया जाए, देशद्रोह वह है जो देश की संप्रभुता, अखंडता और देश के विरुद्ध किया जाए या उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए, यह देशद्रोह होता है। यह एक गैर जमानती अपराध है, यानी आईपीसी की धारा 124A, जो कि राजद्रोह कानून की व्याख्या करता है, यह एक गैर जमानती अपराध है। इसमें 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि भारत में राजद्रोह कानून का सफर कैसा रहा। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के 6ठे अध्याय में 124A के अंतर्गत 1870 में राजद्रोह कानून को जोड़ा गया।
अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जब भारतीय दंड संहिता 1807 का निर्माण हुआ था उस समय राजद्रोह नाम का कोई कानून नहीं था, लेकिन भारतीयों की आवाज को कुचलने के लिए, दबाने के लिए 1870 ईस्वी में इसे 124A के अंतर्गत जोड़ा गया। 1891 में राजद्रोह का पहला मामला पत्रकार योगेंद्र बोस पर दर्ज किया गया था। बाल गंगाधर तिलक पर 2 बार राजद्रोह के मुकदमे किए गए थे, जिनमें 1897 में और 1907 में। महात्मा गांधी की बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी पर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए थे। भगत सिंह को हम जानते ही हैं। जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विरुद्ध भी राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज किए गए थे। दोस्तों, याचिका का आधार इस पैराग्राफ को भी बनाया गया है कि जिस कानून का प्रयोग या कहें दुरुपयोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर किया जाता था उसका आज औचित्य क्या है। आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद तो स्वतंत्रता के पश्चात केदारनाथ बनाम बिहार राज्य मामले में 20 जनवरी 1962 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शब्दों भाषणों को तभी राजद्रोह माना जा सकता है जब भीड़ को उकसाया गया हो और उससे भीड़ ने हिंसा की हो। यहाँ यह स्पष्ट है दोस्तों, अभी तक यह जो मामले का जो निर्णय है यह इस दिशा में मील का पत्थर रहा है। यह इसलिए कि दोस्तों अगर कोई उकसाता है किसी भीड़ को या भीड़ में अगर कोई भाषण देता है, लेकिन भीड़ अगर कोई हिंसा नहीं करती है, कोई द्रोह नहीं करती है, पत्थरबाजी नहीं करती है, तो उसमें राजद्रोह के खिलाफ मामला नहीं बन पाता है। मामला तभी बनता है जब भीड़ हिंसा करती है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों को बोलने लिखने का अधिकार है, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 2017 में हेट स्पीच पर आई लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में कहा गया था कि जब तक कोई अभिव्यक्ति राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है तब तक उसे राजद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। यानी लॉ कमीशन की रिपोर्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि यह देशद्रोह को परिभाषित कर रही है और यह कह रही है कि राजद्रोह भारत में होना ही नहीं चाहिए बल्कि इसे देशद्रोह कहना चाहिए। यानी अगर देश के विरुद्ध अगर कोई कुछ कहता है, जैसे अभिव्यक्ति, अगर जब तक कोई अभिव्यक्ति राष्ट्र की अखंडता, सरकार की चर्चा नहीं की गई है, राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है तब तक उसे राजद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। और इस तरह से लॉ कमीशन की 267वीं जो रिपोर्ट है यह देशद्रोह को एक तरह से परिभाषित करती है राजद्रोह के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं आंकड़ों के आईने में राजद्रोह कानून को। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में 30 मामले दर्ज किए गए थे, 73 गिरफ्तारियां की गई थी, लेकिन किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया था। 2016 की बात करें तो 35 मामले दर्ज किए गए, 48 गिरफ्तारियां की गई और सिर्फ एक व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो पाया। 2017 की बात करें तो 51 मामले दर्ज किए गए, 228 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सिर्फ 4 लोगों पर दोष सिद्ध हो पाया। 2018 की बात करें तो 70 मामले दर्ज किए गए, 56 गिरफ्तारियां की गई और सिर्फ 2 लोगों पर दोष सिद्ध हो पाया। 2019 की बात करें तो 93 मामले दर्ज किए गए, 96 गिरफ्तारियां की गई और सिर्फ 2 लोगों पर दोष सिद्ध हो सका। और इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं तो 279 मामले दर्ज किए गए, 501 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सिर्फ 9 लोगों पर दोष सिद्ध हो पाया। और इस आंकड़े से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि इतने बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज होना, FIR दर्ज होना, इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होना और बिल्कुल कम लोगों पर, नगण्य लोगों पर अगर कहें तो दोष सिद्ध होना, यह दिखाता है कि इस कानून का दुरुपयोग खुले रूप में किया गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े कह रहे हैं और इसका उपयोग ध्यान दीजिएगा सरकार अपने विरुद्ध उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए करती रही है। यही कारण है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इन आंकड़ों का सहारा लेकर याचिका दर्ज किया गया और सुप्रीम कोर्ट इन्हीं आंकड़ों के आईने में इस पर रोक लगा दिया गया है कि अगर इतने बड़े व्यापक पैमाने पर इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो फिर इसका औचित्य क्या है। अतः सरकार इस कानून की समीक्षा करे।
आगे हम इसके पक्ष में तर्क देखते हैं कि राजद्रोह कानून के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं इसे बनाए रखने के संदर्भ में। तो दोस्तों, यह कानून राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में उपयोगी है। यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से रक्षा करता है। यदि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्यवाही सही है तो फिर सरकार की अवमानना करने पर भी दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट है यह कुछ सही नहीं है। न्यायालय की अवमानना तो समझ में आ रही है, उसे जनता नहीं चुनती है, उसे उतनी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ध्यान दीजिए जो सरकारें हैं इसे जनता चुनती है। जो सरकार होती है वह जनता के लिए होती है। अगर जनता अपनी ही सरकार की अगर आलोचना न कर पाए, सरकार के विरुद्ध, उसके क्रियाकलापों, नीतियों के विरुद्ध अगर जनता मुखर होकर न बोल पाए तो फिर सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। और इस तरह से दोस्तों, सरकार की अवमानना के लिए वास्तव में कोई कानून होनी ही नहीं चाहिए। आगे, विभिन्न राज्य माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं, अतः इनसे निपटने के लिए एक आवश्यक कानून है। दोस्तों, इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। यह औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। अर्थात दोस्तों, आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाजों को दबाने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए इसका उपयोग औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार कर रही थी। तो क्या लोकतांत्रिक देश में इसका कोई औचित्य है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था और यह औचित्य सही नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी में बाधा डालता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है, जिसको कि आधार बनाया गया है याचिका का। सरकार से असहमति और उसके नीतियों की आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है, जिन्हें राजद्रोह के रूप में नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अगर कानून की बात की जाए कि अगर सरकार के लिए रक्षा के लिए, अखंडता के लिए की रक्षा के लिए इसकी जरूरत है, तो दोस्तों राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2019 पर्याप्त है। इसके लिए धारा 124A की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन ने 2010 से ही इस कानून को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, जिस औपनिवेशिक ताकत ने इस कानून का निर्माण किया, आज उसी देश में यह कानून नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ, हमारे देश में इस औपनिवेशिक विरासत की क्या आवश्यकता है। साथ ही हम देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो दोस्तों, न्यायपालिका और विधायिका मिलकर इस औपनिवेशिक कानून की समीक्षा करें। इसमें ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे राजनीतिक सत्ता इसका दुरुपयोग न कर सके। राजद्रोह की परिभाषा को सीमित किया जाए जिससे भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ देश की संप्रभुता एवं मौलिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों की रक्षा हो सके। अब हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजद्रोह कानून के कारण भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसका उल्लेख मैं कह रहा हूं एपिसोड 1 में आप देख सकते हैं, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति निम्न है। तो दोस्तों, यह कथन सत्य है। दोस्तों, राजद्रोह कानून के कारण प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता बाधित की जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित की जाती है, और इस तरह से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति इसके कारण निम्न है। तो यह उसका एक कारण है, अर्थात कथन जो है वह एक सत्य है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2016 में लाया गया था। तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह अधिनियम 2019 में लाया गया। तीसरा हम देखते हैं कथन, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962 का मामला राजद्रोह कानून से संबंधित है। तो जी हाँ, यह सत्य है, अर्थात जो कथन 1 और 3 है यह सत्य है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो सी है, जिसमें लिखा हुआ है 1 व कथन 3 दोनों, अर्थात इस तरह से ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, यह एपिसोड देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे।